बीजेपी जिन 3 मुद्दों के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण करती थी, उन मुद्दों को भी पलट दिया गया। नई परिस्थिति में अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसा पाठ इस देश के सामने रखा गया जिसमें कॉरपोरेट और सत्ता के बीच कोई लकीर आपको दिखाई ना दे। इस देश के सार्वजनिक उपक्रमों को भी बेचा गया और निजीकरण को इस देश के सिस्टम में तब्दील भी किया गया। इस देश की करेंसी तक पर कब्जा किया गया। इस देश के संस्थानों को भी रेंगने के लिए मजबूर कर दिया गया। और इस देश में क्या मीडिया की पहचान जो 4th पिलर के तौर पर कभी कही जाती थी, वो रेंगने नहीं लगी, वो गायब हो गई। यह कौन सी परिस्थिति बीते 9 बरस में एक शख्स ने इस देश की सियासत की जिस इबारत को लिखा, ऐसी इबारत इससे पहले कोई भी सत्ता लिख नहीं पाई। तो क्या 9 बरस के भीतर जो कुछ हुआ, 10वें बरस में वह सब कुछ पलट जाएगा या 10वें बरस में वह खुद बदल जाएगा? यह एक ऐसी लकीर है जिसमें 10वें बरस में प्रवेश करते वक्त बीते 9 बरस का कच्चा चिट्ठा आपको याद रखना होगा। और याद रखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस देश का सोशल बेस उलट चुका है। इस देश की इकोनॉमी पलट चुकी है। इस देश के भीतर में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में कुछ सियासत की ऐसी सोंधी महक आ गई है कि बिना उसके आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। यूनिवर्सिटी के भीतर भी परिवर्तन की स्थिति आ गई। वाइस चांसलर हो या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नियुक्त होने वाले प्रोफेसर्स हो, इन तमाम परिस्थितियों में कहीं आपको आरएसएस की महक नजर आएगी या फिर इस दौर में हिंदुस्तान से बाहर जाता हुआ इंटेलेक्चुअल क्लास नजर आएगा। इस देश के भीतर में धंधा करने वाले, बिजनेस करने वाले इस देश को छोड़कर बाहर जाते हुए की कतार लंबी दर लंबी नजर आएगी। और इसी दौर में आप यह भी देखेंगे कि जो आंकड़े सत्ता दिखा रही है वैसा 75 बरस में यकीनी तौर पर कभी नहीं हुआ। लेकिन जो दिखाया जा रहा है और जो सच है, इन दोनों के बीच आज खड़े हो जाइए और इन 9 वर्षों के 9 सवाल नहीं बल्कि 9 जवाबों के आश्रय उन परिस्थितियों को टटोलिए। क्या भारत के भीतर का वह ताना बाना जो संविधान के आश्रय बुना गया था, कहीं उसे भी तोड़ तो नहीं दिया गया है? और एक नई परिस्थिति इस देश के सामने राजदंड के आश्रय आकर खड़ी हो गई है। कल तक संविधान ही राजदंड था, मौजूदा वक्त में एक नया राजदंड हमारे और आपके सामने आकर बिल्कुल नई संसद भवन के आश्रय खड़ा हो गया है। यह सारी नई परिस्थितियों के भीतर आज एक एक मुद्दों के सहारे जरा चलने की कोशिश कीजिए। इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको यह याद रखना जरूरी है कि अब 10वें बरस में प्रवेश कर चुके हैं। 26 मई 2014 पहली बार इस देश का कोई प्रधानमंत्री शपथ ले रहा था तो तमाम पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी थी। एहसास यही हो चला था कि सबके साथ रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन खत्म हो गया और जो सार्क देशों को बुलाया गया था उसकी भी बैठकें खत्म हो गई, थम सी गई। इस दौर में अमेरिका से करीबी, नाटो के बहुत करीब होने की स्थिति, इसी दौर में युद्ध के दौर में रूस के साथ निकटता और इसी दौर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर चीन के साथ व्यापार, आकाश तक छूना और जमीन पर युद्ध की परिस्थितियों का सामना करना। कहां कहां क्या कुछ बदला। अगर एक तस्वीर इस देश के भीतर से शुरू करें तो पहला मुद्दा इस देश के भीतर में एक समुदाय को हाशिए पर ढकेल देने से शुरू करना ही पड़ेगा। मुस्लिमों की जरूरत नहीं है और मुस्लिमों को उनका वोट भी नहीं चाहिए, उनको टिकट भी नहीं देंगे। ऐसी परिस्थिति कोई सत्ताधारी पार्टी कहे इस देश के भीतर कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन मुस्लिमों को लेकर सीएए, एनआरसी का सवाल भर नहीं है, बल्कि जिस लोकसभा में जनता के नुमाइंदों की मौजूदगी होती है वहां पर इस देश में बहुमत के साथ सत्ता की मौजूदगी में एक भी मुस्लिम आपको नजर नहीं आएगा। जबकि इस देश की 101
लोकसभा की सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिमों का प्रभाव है और आप कल्पना कीजिए कि उसकी जरूरत नहीं है। इस पहले मुद्दे के अक्स तले यह भी समझिए कि 14 लोकसभा की सीट इस देश में ऐसी है जहां पर मुस्लिमों की मेजॉरिटी है। उसमें असम की 4 सीट, बंगाल की 3 सीट, कश्मीर की 3 सीट, केरल की 2 सीट, बिहार की 1 सीट है। इसके बाद 13 लोकसभा की सीट ऐसी है जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर मौजूद है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। 30% से ज्यादा मुस्लिमों की मौजूदगी वाला 50 लोकसभा का हिस्सा इस देश के भीतर में मौजूद है और कुल 101 जोड़िएगा तो बाकी 20+ के हिस्से में आता है, यानी 20% से ज्यादा जहां मुस्लिम इस देश के भीतर मौजूद है। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। इस 9 बरस का पहला पाठ इस देश के भीतर के एक हिस्से को अलग थलग करके देखने के नए तरीके से सोच को समाज के भीतर पैदा किया गया। दूसरी परिस्थिति इस देश के वोट बैंक के तौर पर उभरी। इससे पहले मुस्लिम एक वोट बैंक था, दलित एक वोट बैंक था, यादव भी एक वोट बैंक था, जाटव भी एक वोट बैंक था। मंडल कमंडल की राजनीति जब उफान पर थी तो उसमें हर जाति को लेकर वोट बैंक बनाने की परिस्थिति थी। लेकिन खुले तौर पर दूसरे मुद्दे में प्रधानमंत्री का ऐलान होना कि वह दरअसल ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हैं, इस देश में ओबीसी वोट बैंक के जरिए और प्रधानमंत्री का अपनी जाति को बताकर इस देश में वोटों के ध्रुवीकरण करने की यह एक नई सोच थी और खुले तौर पर नारे लगे यादव माइनस ओबीसी, जाटव माइनस दलित। ऐसी राजनीति इस दौर में पहली बार खुलकर देखी गई, जहां पर सत्ता जो कमंडल के आश्रय चली थी, लेकिन कमंडल की उम्र पूरी हो गई। पूरी इसलिए हो गई कि जिन मुद्दों के आश्रय लगातार बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण की सोचती थी और अटल बिहारी वाजपेयी तक के काल में उन 3 मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाला जाता था, यह प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और 9 बरस का हिस्सा है जिसमें अयोध्या का राम मंदिर हो, समाधान कर दिया गया। धारा 370 को हटाना हो, समाधान कर दिया गया। कॉमन सिविल कोड को लेकर चुप्पी मत थामिए, जहां जरूरत होगी जिक्र करेंगे, होगी तो उत्तराखंड में भी जिक्र होगा, कर्नाटक में भी जिक्र होगा। सत्ता में जहां जहां आएंगे राज्यवार उसको उसी रूप में लागू करेंगे या फिर सियासत साधेंगे। यह दूसरा मुद्दा चुनाव के इर्द गिर्द, वह भी जाति समीकरण के आश्रय चल रहा था। तीसरा मुद्दा इस देश के भीतर में 4th पिलर डेमोक्रेसी का मीडिया पर कब्जा करके उभरा। और मीडिया पर कब्जा करने का मतलब यह नहीं था कि बंदूक तान दी गई हो, बल्कि नए तरीके से एक नया सिस्टम, बिजनेस मॉडल का खड़ा कर दिया गया, जिसके ऊपर जो अपराध हैं उन अपराधों को ठंडे बस्ते में हम डालेंगे। आपको जो मुनाफा होता है उस मुनाफे की लकीर हम खींचेंगे। आप जिस बिजनेस मॉडल पे खड़े हैं और जिसके आश्रय मीडिया जैसे संस्थान को चलाते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें एक पूंजी लगती है, उसे भी हम ही चलाएंगे। तो आप हमारे हिसाब से चलिए। और मीडिया चलना तो दूर, दौड़ने लगा। इस रफ्तार से दौड़ने लगा कि कभी कभी जिसने अपने अनुकूल किया था वह भी सोचने लगा, मैंने ये तो नहीं कहा था और इसी ने कह दिया ये, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। यह इस देश का तीसरा बड़ा मुद्दा था। चौथा मुद्दा इस देश के भीतर में चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण है और चुनाव में जीत इस देश का राजदंड है। और चुनाव में जीत का मतलब दूसरे की जीत के आश्रय रुकना नहीं है, 5 बरस का इंतजार करना नहीं है। चाहे वो कर्नाटक में विधायकों की खरीद फरोख्त हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वह उत्तराखंड में हो, चाहे वह गोवा में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में, राजनीति को तोड़ मरोड़ देना है, वह भी संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के आश्रय। लेकिन ध्येय एक ही है, सत्ता हमारी हो, चुनाव हमारे तरीके से लड़ा जाए। और इस दायरे में चुनाव आयोग की चुप्पी और खामोशी या कानूनों का बखान करने के बावजूद भी कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं। राजनीतिक तौर पर यह एक ऐसा चौथा मुद्दा था जिसने भारत की संसदीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। पांचवी परिस्थिति, इस देश के भीतर में पहली बार
सीबीआई को तो मनमोहन सिंह के काल में तोता कहा गया था, क्योंकि मान लिया गया था सत्ता जो कहती है सीबीआई वही बोलता है। लेकिन पहली बार सीबीआई के समानांतर समझ में आया इस देश को कि एक ईडी नाम की चीज भी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसके दायरे में मनी लॉन्ड्रिंग आती है और इस देश के भीतर की करेंसी इस देश के बॉर्डर को नहीं देखती है। और जो भी सिस्टम बना उसमें राजनीति ब्लैक मनी के आश्रय जब चलने लगी, और जब राजनीति ब्लैक मनी पर सवार हो जाए तो उससे जुड़ा हुआ पूरा व्यापारिक तबका हो या बिजनेस हो या कोई भी परिस्थिति हो, उसमें एक झटके के भीतर हर पूंजी को किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ डालिए, जो शेल कंपनियों का अंबार था उसके साथ खड़े हो जाइए। और एक के बाद एक लोगों को समझ में आने लगा सीबीआई यकीनी तौर पर तोता थी, लेकिन ईडी तो बाज है, जो झपट्टा मारेगी तो उसके बाद आपको कोई पहचान वाला नहीं बचेगा, कोई पहचानने की स्थिति में नहीं रहेगी। बरस भर के लिए वह किसी को भी अंदर कर सकती है, और यह ताकत कोई दूसरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें 5वें मुद्दे ने इस देश के तमाम पॉलिटिशियंस को अंदर से हिलाकर रख दिया। इस 9 बरस के भीतर का यह 5वां मुद्दा कहीं बड़ा हो गया और यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। लेकिन छठे मुद्दे ने कहीं ज्यादा बड़ा कमाल किया। यह छठा मुद्दा इस देश की करेंसी पर कब्जा करना था। करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर है, रिजर्व बैंक द्वारा जारी है, और इस देश के भीतर इकोनॉमी को बैलेंस करने की परिस्थितियां हैं। लेकिन एक झटके में इस 9 बरस के भीतर 2-2 नोटबंदियों को देखना, और उस 2 नोटबंदी के आश्रय जो भी कयास तो दूर की बात है, जो भी कहा गया वो सब झूठ भी साबित हो जाए, लेकिन करेंसी हमारे हाथ में रहे। आप करेंसी जमा कर नहीं सकते हैं, राजनीतिक तौर पर उसका उपयोग कर नहीं सकते हैं। सत्ता का यह पाठ पहली बार नोटबंदी के जरिए जब इस देश में आया तो लोगों को समझ नहीं आया कि दरअसल इससे इस देश का पूरा व्यापार कैसे चौपट होगा, मजदूर तबका कैसे सड़क पर आ जाएगा। लेकिन बेफिक्र होकर करेंसी को भी अपने हाथों में समेटने की ताकत इन 9 बरस में सत्ता ने खुले तौर पर दिखला दी। यह छठा मुद्दा था। जो 7वां मुद्दा उभर के आया उसमें कॉरपोरेट का एक अजीबोगरीब रंग निखर कर आया। यह रंग इससे पहले छुपाया जाता था और छोटे शब्दों में कहें तो क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता था। लेकिन अब क्रोनी कैपिटलिज्म एक ऐसे सिस्टम में तब्दील कर दिया गया जहां कॉरपोरेट से अगर यारी है, दोस्ती है, तो इस देश की इकोनॉमी चाहे गर्त में चली जाए, लेकिन कॉरपोरेट का नेटवर्क बढ़ना चाहिए और रफ्तार इतनी तेज कि इस देश के भीतर नहीं बल्कि दुनिया के मानचित्र पर उसकी पहचान हो। और जब वो मामला खुल जाए तो फिर खामोशी बरत लीजिए, कुछ ना कहिए। यह जिक्र अडानी कांड का है, यह जिक्र इस देश के उस कॉरपोरेट का है जिसके साथ यारी करते हुए सत्ता ने बतलाया इकोनॉमी ऐसे ही चल सकती है, हमारे पास कोई दूसरा उपाय है नहीं। इस 7वें मुद्दे ने इस देश के भीतर में एक नई परिस्थितियों को जन्म दिया जिसमें कॉरपोरेट युग का बोलबाला नहीं बल्कि कॉरपोरेट के दौर की नीतियों ने, उसके प्रॉफिट ने इस देश के प्रॉफिट को मान लिया और इस देश की इकोनॉमी की रफ्तार कॉरपोरेट के बढ़ते नेटवर्क से जाकर जुट गई, क्योंकि असमानता इसी दौर में चरम पर थी। इकोनॉमी का पूरा हिस्सा बढ़ रहा था लेकिन गरीबी कहीं ज्यादा बढ़ रही थी। असमानता के पैमाने ने अंग्रेजों के दौर की याद दिला दी, लेकिन सत्ता बेफिक्र, क्योंकि यह 7वां मंत्र था। 8वें मंत्र ने तो कमाल कर दिया, अपनी ही पार्टी और अपने ही संगठन को बदलने पर मजबूर कर दिया। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसको देश के भीतर कभी आरएसएस ने सोचा नहीं होगा। वही आरएसएस जिसके प्रचारक के तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री निकल कर आए, उन्होंने आरएसएस को चुनाव जीतने वाले कैडर में तब्दील कर दिया। यानी कल तक जो इस देश के भीतर बहस मुद्दों के आश्रय आरएसएस की किसी विचारधारा को लेकर होती थी, वह एक झटके में गायब हो गई। क्या आरएसएस बदली और क्या बीजेपी बदली, किसी की कोई पहुंच पकड़ कहीं नहीं बची और सब कोई चुनाव को ही सबसे बड़ी विचारधारा में मानते चले गए। और इसका असर इतना व्यापक था समाज के भीतर कि विपक्ष के भीतर भी यही सत्ता की विचारधारा समा गई। और जरा कल्पना कीजिए कि इस देश में विपक्ष
जो निशाने पर ले रहा है इन 9 वर्षों को संभाली हुई सत्ता के अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वह भी यह कहने से नहीं चूका, अब विचारधारा नहीं, जिसकी जहां ताकत होगी उसके साथ हर किसी को खड़े होना होगा विपक्ष में। ममता बनर्जी को ऐसा लगा जैसे इस देश में राजे रजवाड़ों की सरकारें आ गई हैं, जो ताकतवर है उसी के साथ सब खड़े हो जाइए। तो जो जहां पर सबसे बड़ा बलशाली होगा उसके पीछे पूरा समाज चल पड़ा। जहां पर कॉरपोरेट ताकत, वहां कॉरपोरेट के पीछे। जहां कोई बाहुबली यानी ब्रजभूषण सिंह खड़े हो, वहां भी पूरा समाज उन्हीं के पीछे। अपनी अपनी ताकत का एहसास हर कोई कराने लगा और सारी ताकत का पुंज तो एक जगह ही था। उस जगह का नाम भी जनता के कल्याण के साथ जोड़ा गया और रेसकोर्स से एक झटके में जन कल्याण मार्ग के तौर पर पहचान पा गया। इस 8वें मुद्दे ने इस देश के भीतर में जब सत्ताधारी पार्टी को बदला, उससे जुड़े आरएसएस तक को बदल दिया और आरएसएस के भीतर के सारे सवाल गौण हो गए और जो मुद्दे पुराने थे उनको समाधान की दृष्टि में लाकर जब खड़ा कर दिया तो एक सवाल हर किसी के भीतर समा गया जो 9वें मुद्दे के आसरे खड़ा था। क्या यह देश वन मैन वन शो की दिशा में है? एक ही व्यक्ति सब कुछ है? वही संसद है, वही चुनाव आयोग है, वही न्यायपालिका तो नहीं है और वही इस देश के भीतर में नए संसद भवन के तौर पर भी तो नहीं है। वह अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, वो अपने आप में ईडी है, वो सीबीआई है, वो क्या कुछ है। इस देश के किसी कैबिनेट मिनिस्टर की कोई पहचान नहीं है। इस देश के उन राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं, जिनकी सत्ता दिल्ली में है, उनकी अपनी पहचान कुछ नहीं है। जिनकी जो पहचान थी वो हाशिए पर चले गए, जो हाशिए पर नहीं जा रहे थे उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया गया और बताया यही गया और पाठ नए नए तरीकों से गढ़ा गया। यह देश युवा है, युवाओं को आगे आने का मौका देना चाहिए। इस देश के भीतर में सबको मौका मिलना चाहिए। इस देश के भीतर में किसी की पहचान पकड़ राजनीतिक या सामाजिक तौर पर जिसकी भी होगी तो उसे अब उस जमीन को छोड़ना होगा। यह एक ऐसा मैसेज था जिसके दायरे में हर कोई सिमटता चला गया, क्योंकि ताकत एक ही जगह सिमटी हुई थी। और यह वन मैन वन शो का खेल 9 बरस तक इस देश के भीतर चलता रहा। इन 9 मुद्दों के बाद जब 10वां साल इस देश के भीतर आकर खड़ा है तो पहली बार यह नजर आ रहा है कि इस देश का जो सोशल बेस है वो डगमगाने लगा है राजनीतिक सत्ता के लिए। ओबीसी वोट बैंक को चैलेंज करने के लिए मुस्लिम दलित आकर खड़ा हो चला है और उनके साथ आदिवासी भी आकर खड़ा हो चला है। ओबीसी वोट बैंक के भीतर भी सेंध लगने लगी है और जिस हिंदुत्व के नारे के आसरे देश के भीतर 80-20 का खेल खेला जाता था वह बचते और सिमटते हुए सिर्फ उत्तर प्रदेश में बचा। एक राजनीतिक प्रयोग गुजरात का उन 9 बरस से पहले का और इस 9 बरस के भीतर एक दूसरा राजनीतिक प्रयोग उत्तर प्रदेश के भीतर का। लेकिन जो सोशल बेस झटके में डगमगाया है और चुनाव परिणाम को बदलने की दिशा में उभरा है, उसने दरअसल इन 9 बरस की राजनीतिक सत्ता को इस 10वें बरस में लाकर बदलाव की दृष्टि से खड़ा कर दिया है। और शायद इसीलिए यह 10वां बरस बहुत मायने रखता है। मायने इसलिए नहीं रखता है कि यह 10वां बरस परिवर्तन की दिशा में बढ़ेगा। यह 10वां बरस दरअसल सत्ता को बचाने के लिए संघर्ष करता हुआ कुछ इस अंदाज में दिखाई देगा जिसकी कल्पना हो सकता है ईडी को लेकर या चुनाव आयोग को लेकर या न्यायपालिका को लेकर या करेंसी को लेकर या कॉरपोरेट को लेकर इससे पहले कभी विपक्ष ने की नहीं होगी। जो तमाम फेरिस्त इस देश के भीतर में पॉलिटिशियंस की है, नेताओं की है, पार्टियों के अध्यक्षों की है, उनके सामने इस 10वें बरस में क्या कुछ होगा यह सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। यह एक नई परिस्थिति का 10वां बरस है जो बीते 9 बरस से बिल्कुल हटकर है, क्योंकि 9 बरसों में देश बहुत मुद्दों को लेकर अभ्यस्त हो गया। सत्ता के ऐलानों से उसके कान भर गए। वह सोचने लगा, समझने लगा, जानने लगा
डिग्रीधारी भी सोचने लगा और जिसे असंगठित क्षेत्र में रोजगार कल तक मिलता था, आज उसके पास रोजगार नहीं है, वह भी सोचने लगा। 5 किलो मुफ्त अनाज लेने वाला भी सोचने लगा और इस दौर में जो करेंसी किसी तरीके से बचाकर रखता था, वह भी सोचने लगा कि सबकी हथेली तो खाली हो जाएगी अगर यह सत्ता 10वें बरस के बाद यह परिस्थितियों को इसी रूप में आगे बढ़ाती चली गई तो। यह सवाल इसलिए क्योंकि जिन 9 मुद्दों के आसरे इस देश के सामने इसके सोशल बेस पर पहली बार हमला खुले तौर पर हुआ है, उसमें इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला हुआ है। सवाल यह नहीं है कि करप्ट इससे पहले कौन नहीं था और करप्शन को सिस्टम में तब्दील किसने नहीं किया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर सत्ताओं ने क्या पहले काम नहीं किया है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। 1947 के बाद से यानी जीप स्कैम से लेकर अगर चलना शुरू करेंगे तो आज तक की परिस्थिति में धीरे धीरे भारत की राजनीति ने करप्शन को कैसे अपने हिसाब से मोनेटाइज करना भी सीख लिया, यह भी एक नया पाठ था। लेकिन जो आखिरी सवाल इस देश के साथ जुड़ा है वह 9 बरस में नहीं छुपा है, वह 10वें बरस में छुपा है। जिस 10वें बरस में इस देश के भीतर का हाशिए पर पड़ा हुआ तबका, खाली पेट पड़ा हुआ तबका, इस देश के विकसित होने का ख्वाब दिखाने वाले को देखते हुए खुद गरीब से आगे बढ़ पाने की सोच लिए हुए तबका, ये तमाम बातें उस तबके के भीतर है जिसकी दृष्टि में इस देश का विपक्ष नहीं है। इस देश के विपक्ष के आगे हटकर वो सत्ता की मौजूदगी और बीते 9 बरस के कर्मकांड को देख रहा है। और शायद इसीलिए इस दौर में जो चीजें बदली हैं उसने इस देश के भीतर में युद्ध की परिभाषा भी बदली, विदेश नीति को बदलते हुए भी देखा, करेंसी को लेकर सरकार के नए नजरिए को भी समझा। और इस परिस्थिति में पहली बार यह भी समझ में आ गया हर किसी को कि दरअसल इस देश का सोशल बेस का मतलब वह ताना बाना था जो बुना गया था संविधान के तौर पर और माना गया था कानून के राज के तौर पर। उसे बिखरते हुए इन 9 बरसों ने अगर देखा है तो 10वां बरस फैसले का बरस है। और फैसला जब होता है और जनता अगर समझती है तो उस फैसले की दिशा में बीते 9 बरस उसे बार बार याद आने चाहिए। तो आखिर में एक बार उन 9 मुद्दों को याद कर लीजिए। पहला मुद्दा मुस्लिम हाशिए पर, दूसरा मुद्दा ओबीसी एक नए वोट बैंक के तौर पर, तीसरा मुद्दा मीडिया पर कब्जा, चौथा मुद्दा चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चाहे खरीद फरोख्ती क्यों ना करनी पड़े, पांचवा मुद्दा सीबीआई के बाद ईडी का आना, छठा मुद्दा करेंसी पर कब्जा, सातवां मुद्दा कॉरपोरेट युग, आठवां मुद्दा आरएसएस की निष्क्रियता या उसको चुनाव की मशीन के तौर पर बदल डालना और 9वां मुद्दा वन मैन वन शो।